जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ दिल्ली संसद की जगह आप कर लीजिए यहाँ पे सल्तनत। ठीक है, क्या होगा आप पे मिसप्रिंट है सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? तो इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश में कुछ शासकों की ओर, जहाँ से आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक है, तो गुलाम वंश में जो सबसे पहला जो शासक था इसका, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसकी 1206 से लेके 1210 तक गद्दी पर बैठा, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसका पुत्र उत्तराधिकारी आया, उसको बोलते थे हम आराम शाह। क्या बोलते थे? आराम शाह। आराम शाह दूसरा। और तीसरे नंबर का जो शासक आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था और इसका गुलाम भी था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, ये इसीलिए इसको गुलाम वंश बोलते हैं, क्योंकि जो इसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, गुलाम वंश की, और ये एक गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम हिस्ट्री में जब हिस्ट्री क्लास करेंगे तब इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए देखते हैं। तो इल्तुतमिश के कुछ कार्य थे, जैसे पहला कार्य इसका यही था, इक्ता प्रथा लागू की थी इसने। इक्ता प्रथा, ठीक है। और आपको याद रखना है, इक्ता प्रथा को जो ख़त्म किया था वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोबारा लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोबारा लागू किया था। ठीक है, ये सब दिल्ली सल्तनत काल के शासक हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में दिन प्रतिदिन नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था। तो दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इस पर अकेले शासन करना, इसके लिए किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए अकेले शासन करना संभव नहीं रहा। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को छोटे छोटे इकाइयों में इसने विभक्त कर दिया, शासन की सुगमता की दृष्टि से। ठीक है, इकाइयों में विभक्त कर दिया। ठीक है, तो यही जो इकाइयां थीं, इन्हीं इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? इक्ता नाम से। किस नाम से जाना जाता था? इक्ता नाम से। और इसका जो इसने यहाँ पे देखभाल करने के लिए, एक इक्ते की देखभाल करने के लिए शासक बैठाया, उसको हम बोलते थे इक्तेदार। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके द्वारा और कई इम्पोर्टेंट काम किए गए इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट काम इसके देख लो, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इल्तुतमिश इसने क्या किया था? लाहौर से राजधानी अपनी दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। लाहौर से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण, दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण किया था। ठीक है, इसने तुर्कान चहलगानी यानी कि 40 सरदारों का दल बनाया था इसने, जो शासन के करने के लिए इसने ये तुर्कान चहलगानी 40 सरदारों का दल बनाया था। एक ये भी कार्य इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा कई कार्य किए गए जो इम्पोर्टेंट थे, मतलब इसकी दृष्टि से, शासन की दृष्टि से। इसने शासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाने के लिए इसने कई मतलब काम किए अपने। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप समझ गए होंगे, आपका इसका उत्तर जो है क्या होगा, वो होगा आपका इक्ता। ठीक है, इक्ता आप समझ गए होंगे सही से। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ और जो देखे हैं। उसर, ये उसर है,
ये क्या था, उस्र, ठीक है, इसको उस्र बोलते थे, उसर बोलते थे। तो ये क्या था, एक भूमि कर था। ये क्या था, भूमि कर था। और ये भूमि कर किससे लिया जाता था, ये मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, मुसलमानों से, ठीक है, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। और ये जो खराज था, खराज क्या था, ये भी एक भूमि कर था, भूमि कर था। और ये किससे लिया जाता था उस समय, गैर मुसलमानों से, ठीक है, किससे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, मुसलमानों से दिल्ली सल्तनत में लिया जाने वाला कर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसमें एक शब्द और दे रखा है, हुंडी। हुंडी क्या था, एक तरीके का ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मान लें, ठीक है, मतलब वित्तीय लेन देन के लिए, वित्तीय लेन देन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था ये, ठीक है, उस समय। तो इसको हुंडी बोलते थे। इसके इतना ही जान लें आप इसके बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा स्थल पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे, ठीक है। ईंट, दरवाजे, कांसे के धरड़, लोहे की पटरियाँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ईंटें, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो दोस्तों इसके पीछे एक इतिहास की एक बड़ी रोचक कहानी जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो रेलवे है वो कब अपनी 16 अप्रैल 1853 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और कौन करा था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो इसी समय 1856 में, ठीक है, कहाँ से, लाहौर से कराची तक जो रेलवे लाइन बिछाई जानी थी उसका जो कार्यभार सौंपा गया था दो, यानी कि जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन, दो लोगों को सोचा गया था। बर्टन बंधु मतलब इन्हें जाना जाता है। तो जब ये कार्य करवा रहे थे रेलवे लाइन बिछाने का, तो उसी समय इन्हें ईंटों की ज़रूरत पड़ी। और जो ईंटें ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी थे उन लोगों ने इनको ईंटें उपलब्ध करवाईं, ठीक है। और जब ईंटें उपलब्ध करवाईं तब वो उस जगह पहुँचे तो वहाँ पे इन्हें देखा कि इन्हें सभ्यता के होने का एहसास हुआ, ठीक है। मतलब इनको महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन उनका महसूस ही रहा, इन्हें कोई काम नहीं किया उस पर, ठीक है। और इन्हें अपना रेलवे लाइन बिछाई और ये चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए, यानी पाकिस्तान में, तो क्या रहा, ईंटें, आंसर आपका हो जाएगा ईंटें, ठीक है। तो बहुत ही अंदर से क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहिए, केवल ऊपर पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। और जीएस आपको पता है कि आपका एक मतलब बहुत ही स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर बोलें आपको मेरिट में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना फिर वही क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। इससे पहले जो हमने एक क्लास की थी, यानी कि फर्स्ट क्लास में, वहाँ भी हमें एक गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। कन्हेरी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ठीक है। और यहाँ भी आपका गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये क्या है, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिव, यानी कि भगवान शिव से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो आपको याद रखना पड़ेगा उस, अगर आप अगली क्लास देखेंगे उसमें हमने विस्तार से बताया अजंता में, यानी कि एलोरा में कौन कौन से धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देख लेना आप क्लास को एक बार। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या है, ये अनियमित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
अनियमित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, ठीक है। यानी कि 2019 में, ये 2019 में जो अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम आया, इसी अधिनियम को यानी कि अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए आया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, मतलब आदमी क्या है, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जो इलीगल प्रॉपर्टी है, उसको जमा नहीं कर पाएगा और जो गरीब लोग हैं उनका हरेसमेंट नहीं हो पाएगा, उनकी मेहनत की कमाई हड़प नहीं पाएंगे लोग, ठीक है। तो ये क्या है, जो पहले से अधिनियम चल रहा था, अधिनियम जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, उसको रिप्लेस करने के लिए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष 2019 में आया था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शिक्षक पर्व का आयोजन किया। तो किसने आयोजन किया था, ये आयोजन किया था आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया था। और ये 5 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया गया था, ठीक है। कितने तक चला था, 5 से 17 सितंबर 2021 तक चला था। तो ये अपना एक करंट का क्वेश्चन है। अब इसकी कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं, लेकिन इससे संबंधित आप क्वेश्चन जरूर देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, तो इससे पीछे क्लास में हमने पूछा था, वो वित्त मंत्रालय से संबंधित था। यानी कोई ना कोई मंत्रालय से क्वेश्चन बनता है, तो इस पैटर्न को फॉलो करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 में निम्नलिखित में से किसने लेज ओपन टेनिस एकल खिताब जीता था, ठीक है। तो ये भी एक उस समय करंट का क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर है वो आपका होगा, उस समय आंसर था इसका आर्यना सबलेका, ठीक है। तो अब हमें क्या करंट ना देख, जो उस समय ये करंट में था, तो इससे संबंधित या इससे रिलेटेड करंट के क्वेश्चन हमें करके जाने हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। इसलिए क्वेश्चन करने का एक यही मतलब कारण होता है, उससे हमें पैटर्न को हम फॉलो करके पता कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन उस समय पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित हम करंट के क्वेश्चन करंट अफेयर्स में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नदी तंत्र से है ये। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा घाट प्रभा, ठीक है। तो सबसे पहले कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां हम और देख लेते हैं, कभी इसकी जगह दूसरी पूछ दे आपसे, ठीक है। तो इसकी कौन सी हैं, कोयना है, ठीक है, और कौन सी है, परला है, और कौन सी है, बरड़ा है, ठीक है, और कौन सी है, पंचगंगा है, ठीक, और कौन सी है, दूध गंगा है, ठीक है। घाट प्रवाह भी था, और कौन था, माल प्रवाह, ठीक है, और भीमा, ठीक, और कौन सी है, मूसी। ये सब सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये एक दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा नदी कहाँ की है, दक्षिण भारत की, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो पहली कौन सी है नदी, तो पहली जो नदी है दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है, गोदावरी, कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में कृष्णा नदी के बारे में और देख लेते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत दूसरी, ये कहाँ से निकलती है,
महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, ठीक है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, ये 14 से नहीं, और लुसेंट में आपको मिल जाएगी 14 से 1 लिखी हुई। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में कितनी बहती है, अपवाह क्षेत्र, ये 27% इसका महाराष्ट्र में अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 44% यानी कि कर्नाटका में है इसका, और 29% आंध्रा में, ठीक। और दक्षिण भारत की नदी है, ये अरब सागर में जाके अपनी गिर जाती है। और ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्ट्री बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर रुपीज 25 लाख कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें 2 चेंजमेंट हुए। 2020 में जो इसकी है 7.5 लाख से 25 लाख क्या कर दी गई, राशि बढ़ा दी गई। फिर 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, और यानी 2021 तक ये किस नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। 2021 के बाद इसको जाना जाने लगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये तो हो गया आपका 8वां क्वेश्चन खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। अब ये सेबी क्या है, सेबी, तो इसको हम हिंदी सेबी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सेबी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसका नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। विनिमय मतलब एक्सचेंज, चीज़ों को खरीदना और बेचना, एक्सचेंज। और इंग्लिश में इसको हम जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। इसके अन्य 4 मुख्यालय हैं। उत्तरी मुख्यालय यानी कि नॉर्थ में उत्तरी मुख्यालय एक है, उत्तरी मुख्यालय वो नई दिल्ली, ठीक, नई दिल्ली। पूर्वी मुख्यालय कोलकाता। और दक्षिणी मुख्यालय चेन्नई। पश्चिमी मुख्यालय अहमदाबाद। इसकी जो स्थापना हुई थी अपनी, वो हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और सेबी एक्ट 1992 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये तो हो गई अपनी सेबी के बारे में जानकारी। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, अहोम राजवंश असम में, सही है। गजपति राजवंश उड़ीसा में, सरकी राजवंश ये आपका पंजाब में ना होके जौनपुर में है। मेवाड़ राजवंश राजस्थान में, सबको पता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सरकी राजवंश पंजाब में ना होके कहाँ पे है, ये जौनपुर में, ठीक है। अहोम राजवंश अभी खबरों में था। अब क्यों खबरों में था, क्योंकि इससे संबंधित एक डेटा है
तो दोस्तों अहोम राजवंश क्यों मतलब फोकस में आया, ये लाचित बोड़फुकन एक योद्धा थे किसके, अहोम राजवंश के। ठीक है, इन्होंने सराय घाट का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कौन सा युद्ध, सराय घाट का युद्ध, जो मुगलों के खिलाफ लड़ा गया था, 1671 में लड़ा गया था ये। ठीक है, तो इस युद्ध को लाचित बोड़फुकन ने अपनी नौसैनिक कला के कारण बहुत अच्छी तरह से मुगलों को हराया था। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने भारत की आत्मनिर्भर सेना का इसको प्रतीक बताया है। और लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक, लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक ये दिया जाता है अपने नौसेना में। ठीक है, इन्हीं के मतलब नाम के ऊपर इनका जो पदक है उसका नाम रखा गया है, जो कि नौसैनिकों को प्रदान किया जाता है उनकी वीरता के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई असम राजवंश यानी अहोम राजवंश जो कि असम में था। और इसका जो यानी 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 6 शतक तक यानी कि 600 साल तक इनका वहाँ पे वर्चस्व रहा। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं गजपति राजवंश कहाँ है, उड़ीसा में। अब सरकी राजवंश, ये फिरोज शाह तुगलक के समय मलिक सरवर नामक एक अपना राजपाल इसने बिठा रखा था, मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर को पहले इसने फिरोज शाह तुगलक ने राजपाल बनाया। फिर क्या किया इसने 1893 में, कितने में, सॉरी 1893 नहीं, मतलब आप देख के चलेंगे 1389 फिरोज शाह तुगलक का पुत्र 1389 में फिरोज शाह का पुत्र महमूद गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, महमूद शाह, महमूद शाह। ठीक है, उसने क्या किया, मलिक सरवर को अपना मंत्री बनाया। ठीक है, क्या बनाया, मंत्री बनाया। ठीक, मलिक सरवर को मंत्री बनाया। इसके बाद उसने क्या किया, 1300 लगभग ये 1393 के आसपास, 1393 के आसपास इसको कन्नौज से लेके बिहार तक का स्वतंत्र प्रभार दे दिया। कन्नौज से कहाँ तक, बिहार तक का, यानी कन्नौज से बिहार तक का स्वतंत्र राज्य पे शासन करने लगा मलिक सरवर। और इसका जो नाम रख दिया मलिक सरवर का, मलिक उस सर्क नाम रख दिया, सर्क। इसी सर्क के कारण इसका नाम पड़ा सरकी वंश। ठीक है, और इसके जो वंशज थे उसको जाना जाने लगा सरकी वंश के नाम से। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी जानकारी। मेवाड़ अपने राजस्थान में, मेवाड़ के राजा जय सिंह और मान सिंह। ठीक है, और मतलब रतन सिंह, ठीक है, और जो बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए महाराणा प्रताप, तो इन सबको हम पढ़ेंगे अपने इतिहास में। तो अभी के लिए इतनी जानकारी बहुत है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, शिशु में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने देखा एक पिछला जो वीडियो हमने डाला उसमें भी हड्डी से क्वेश्चन, यानी कि मतलब बायो में हड्डियों से या कहीं से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लगभग, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जानुका, इसको हम जानते हैं नी कैप, किसके नाम से, नी कैप, नी कैप के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और श्रोणी, इसको हम जानते हैं पेल्विक के नाम से, इंग्लिश में बोलते हैं पेल्विक। ये कॉलर बोन है, कॉलर बोन। ठीक है, तो जानुका जो है, नी कैप है, ये बच्चों में नहीं पाई जाती है। जब आदमी वृद्ध हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है तब ये पाई जाती है। और ये क्या करती है, ये घुटना, टांग और जंघा, इन तीनों को जोड़ने का काम करती है, इनको जोड़ने का। ठीक है, और जो ये संधि बनाती है, दो प्रकार की संधि बनाती है। एक तो फीमर हड्डी है, फीमर और टीबिया, फीमर और टीबिया से पहली संधि बनाती है, फीमर और टीबिया के बीच में जोड़ने का काम करती है। दूसरा फीमर और पटेला को जोड़ने का काम करती है, फीमर और पटेला को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, फीमर क्या है, फीमर आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो पहले क्वेश्चन आते थे अब मतलब इतने हल्के क्वेश्चन नहीं पूछते। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। सबसे बड़ी और सबसे मोटी हड्डी कौन सी है, फीमर हड्डी है। ठीक है, तो अभी हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं इसको, कौन सी फीमर है, क्या है, समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा आपका चित्र। ठीक है, ये जो जांग वाली हड्डी है, ये मोटी सी हड्डी, ये क्या है अपनी फीमर, ये क्या है
फीमर है, और ये घुटना के ऊपर जो कैप लगी होती है इसी को नी कैप बोलते हैं हम लोग, और ये बच्चों में नहीं होती है। ठीक है, किसमें नहीं पाई जाती? बच्चों में। अब नीचे की जो अपनी हड्डी है ये टांग वाली, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टीबिया। क्या बोलते हैं? टीबिया हिंदी में। और सिन बोन, इसको किस नाम से जानते हैं? याद रखना, सिन बोन अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी? टीबिया। तो आपने ज्वाइंट देखे तो पहला ज्वाइंट यानी नी कैप किसके किसके बीच में बनाती है? फीमर और टीबिया के बीच में। ठीक है, ये है, ये फीमर ऊपर और नीचे कौन सी है? टीबिया। इन दोनों को ज्वाइंट कौन करता है? ये नी कैप, पटेला। ठीक है, पटेला के नाम से जानते हैं इसको। और जो दूसरा ज्वाइंट है अपना किसके किसके बीच में है? टीबिया। पहला हो गया फीमर और टीबिया के बीच में, दूसरा फीमर और पटेला के बीच में। ये फीमर हो गया, ये वाला ज्वाइंट साफ से देख लो। दो ज्वाइंट का मतलब, पहला ये हो गया फीमर, दूसरा ये हो गया टीबिया। तो फीमर और टीबिया के बीच में ये वाला ज्वाइंट, ये, ठीक है, ये वाला, ये ज्वाइंट बनाती है। और दूसरा ज्वाइंट ये फीमर हो गई और नीचे कौन सी होगी? टीबिया। फीमर और टीबिया के बीच में ये ज्वाइंट बनाती है। तो दो ज्वाइंट बना के चलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इसमें और दे रखा है दूसरा फीमर और पटेला के। दूसरी हड्डी जो दे रखी है ऑप्शन में वो है श्रोणी। श्रोणी मतलब पेल्विक, उसको भी देख लो आप। पेल्विक कौन सी हड्डी है? ये अपनी पेल्विक। पेल्विक मतलब जहाँ पे ये फीमर है ना, फीमर ये जांग की हड्डी जहाँ फंसती है जाके अपने कूला मान लो, कूले की हड्डी जो है उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक। ये पेल्विक बोन, ये वाली दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये वाली जो है, ये वाली बोन, इस बोन को हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि जो फीमर अपनी जांग की हड्डी जहाँ फंसती है, ये भी फीमर जहाँ फंस रही है, पेल्विक बोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब अपने उसमें मतलब ऑप्शन में दे रखे हैं। दूसरी हम देख लेते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन को देख लो, कॉलर बोन ये रही अपनी, ये वाली। ठीक है, इसको कॉलर के पास है इसीलिए इसको कॉलर बोन के नाम से जान देते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये तो जानकारी होगी जानका। जानका मतलब नी कैप, यानी घुटने के ऊपर जो हड्डी होती है, नी कैप। ये किस में नहीं पाई जाती? बच्चों में नहीं पाई जाती है। श्रोणी, गाल तो आप जानते ही हैं, चीक, इसका कोई मतलब ही नहीं, हड्डी नहीं है। कॉलर बोन देख लिया आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका ये, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य किस काम का ये काम की जगह आप लिख लो यहाँ पे काव्य। ठीक है, भानुभक्त आचार्य किस काव्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनको देख लेते हैं हम। ठीक है, इनको डिटेल से देख लेते हैं भानुभक्त आचार्य जी को। तो भानुभक्त आचार्य जी का जो आपका काल है 1814 से लेके 1868 तक, और ये क्या है? नेपाली कवि हैं भाई, नेपाली कवि। नेपाली कवि भारत में और मतलब कवि सम्मेलन में आते रहते हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा। और संस्कृत से नेपाली भाषा में जो इनने अनुवाद किया था, वो किसका अनुवाद किया था? रामायण का अनुवाद किया था। किसका अनुवाद? रामायण का। ठीक है, और इन्हें खस भाषा, याद रखना, खस भाषा कहाँ से? नेपाल से। खस भाषा का आदि कवि भी बोलते हैं इन्हें, खस भाषा का आदि कवि। किसको? भानुभक्त आचार्य जी को। तो प्रथम महाकाव्य उनका रामायण रचनाकार भानुभक्त का उदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये छोड़ो, आप केवल इतना आपको याद रखना है, 1814, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कहाँ के हैं? नेपाली कवि हैं, और ये संस्कृत के कवि हैं। ठीक है, संस्कृत नेपाली दोनों भाषा में ज्ञान होने के कारण ये संस्कृत से नेपाली में अनुवाद किया है इन्होंने, और खस भाषा के आदि कवि के नाम से जानते हैं इन्हें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र हैं? तो 2019 की रिपोर्ट हो गई पुरानी, अब रिपोर्ट आ गई 2021। तो 2019 के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, और 2021 के अनुसार भी सबसे ज़्यादा जो आच्छादित वन हैं वो अभी कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश पहले पे बना हुआ है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? अब इसमें हर प्रकार की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये अलग अलग। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ हम अपनी वो देख लेते हैं। मतलब इसका आंसर 2021 के अनुसार भी मध्य प्रदेश होगा,
लेकिन हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं वन रिपोर्ट का, वो देखिए जो इम्पोर्टेंट है। यानी कि 21.71% और 2000 यानी कि जो ये वनों के द्वारा घेरा गया है क्षेत्रफल पूरे भारत में वो कितना 21.71, और 2019 की रिपोर्ट में जो था वो कितना था 21.67। ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी हो गई है, अब लगभग 0.22 की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ देख लेते हैं। कुछ राज्य जिन्होंने वनों में बढ़ोतरी की है, गेन किया है, वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अपना तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, इनमें वनों में बढ़ोतरी हुई है। और जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये क्या होगा आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो कमी हुई है, इनमें वनों में वृद्धि हुई है, वनों में वृद्धि। ठीक है, वनों में कमी कहाँ कहाँ हुई है? वनों में जो कमी हुई है वो कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है अपना मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे वनों में कमी आई है। ठीक है, वनों में वृद्धि, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा वृद्धि, फिर दूसरे पे तेलंगाना, उड़ीसा। पूछा जा सकता है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या किस में वृद्धि हुई है, ठीक है, या किस में कमी हुई है, क्वेश्चन बन सकते हैं। देख लेते हैं 2021 की वन रिपोर्ट। अब हम देखते हैं जो वन आच्छादन के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य, यानी कि उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब किसके यहाँ क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, एमपी, दूसरे पे अपना अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, वृद्धि इसमें सबसे मतलब घटी कहाँ पे आई है? अरुणाचल प्रदेश में वनों की। ठीक है, जो कमी हुई है वो अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर अपना कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। फिर कौन है? उड़ीसा। ये क्या है? अपनी क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देख रहे हैं। और फिर कौन सा आ जाता अपना? महाराष्ट्र। ठीक, ये तो हो गई अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये हो गया कुछ अपने डेटा, और हम देखते हैं आगे पूरी वन रिपोर्ट फिर आपको डाल दी जाएगी करंट अफेयर्स जब पढ़ाएंगी पर्यावरण में। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मध्य प्रदेश है, और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भी इसका आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, विविध में मिल जाएंगे या फिर आपको बायो में, वनस्पति में मिल जाएंगे। इसका आंसर होगा एंजल ट्रम्पेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसका जो फैमिली है, इसकी फैमिली है जो सोलेनेसी परिवार का है। कौन से परिवार का? इसका परिवार है सोलेनेसी, और इसको ब्रिगमेनिया नाइटशैड के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम ब्रिगमेनिया नाइटशैड। ठीक है, साइंटिफिक नेम एंजल ट्रम्पेट के नाम से जानते हैं इसको। और अगर हम बहुत अपनी भाषा में बोलें, इसको जानते हैं हम लोग धतूरा के नाम से। किसको नाम से? धतूरा के नाम से। ठीक है, और ये जो फूलों के पौधों की 7 प्रजातियों की एक प्रजाति है, यानी कि फूलों सोलनेसी में 7 प्रकार के प्रजाति आती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की प्रजातियां हैं, और उनमें में से एक प्रजाति का पौधा है कौन? ब्रिगमेनिया नाइटशैड, यानी कि एंजल ट्रम्पेट और धतूरा। ठीक है, चलो, तो इसमें हम केवल एक ही, यानी कि इनकी अलग अलग पौधों की हम प्रजातियां बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें एंजल ट्रम्पेट की जान लेते हैं, और फिर इनका अलग से वीडियो हम बना देंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, ये निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, रघुराम राजन जी। आंसर क्या हो जाएगा आपका?
रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, बिमल जालान, उर्जित पटेल, ये सभी आपको देखने को मिल रहे होंगे। सब क्या हैं ये अपने जो आरबीआई है उसके पूर्व गवर्नर हैं। रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, बिमल जालान, उर्जित पटेल। और इनके क्रम को आप याद रखना, कौन मतलब पहले बना था कौन बाद में, इन सबके क्रम भी हमें आने चाहिए, क्योंकि क्रम से भी पूछ दिया जाता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन ये रघुराम राजन यानी कि मतलब जो आरबीआई गवर्नर्स हैं उनको एक अरेंज में, जैसे आर एग्ज़ाम है उसमें या फिर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जब इसमें दिया है तो हो सकता है पूछ दिया जाए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले कौन बने थे, बिमल जालान। सबसे पहले नंबर इसमें कौन किनका नंबर होगा, बिमल जालान का नंबर होगा। और ये बने थे अपने यानी कि ये बने था 1997 से लेके 2003 का टाइम पीरियड इनका था। अब इनके आज जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो रघुराम राजन जी का नंबर है। रघुराम राजन जी, ठीक है। रघुराम राजन जी 2013 से लेके 2016 तक रहे, ठीक है। रघुराम राजन जी के बाद नंबर आ जाता अपना उर्जित पटेल। ये 2016 से लेके 2018 तक, ठीक है। और 2018 से अब तक जो चले आ रहे हैं वो हैं शक्तिकांत दास, यानी कि जो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये जो एट प्रेजेंट अभी हैं। और इनके राइटर जो पुस्तक है, ये पुस्तक और लेखक याद करके जाना आप इसको। मतलब आप देख लेंगे वीडियो में जो करंट की पुस्तकें हैं और पिछली पुस्तकें हैं, वीडियो उसका डाल देंगे बना के, वो भी देख लेंगे आप। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2020 में 16 नंबर क्वेश्चन है और केवल नवंबर है ये, आप याद रखना। नवंबर 2020 में भारत एक ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है, ये मतलब चौथा देश बन गया है। इससे पहले कौन से थे, यूएसए, चाइना एंड रसिया, ठीक है। तो ये है क्या, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है, वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया का जो है ये नेविगेशन सिस्टम, इसका हम आपको काम बता दें। जैसे ये समुद्री सीमा है, ठीक है। इस समुद्री सीमा में यानी भारत की समुद्री सीमा में जितने जहाज या फिर कोई भी चीज़ घुसेगी तो इसको हम पता कर लेते हैं। एक तरीके से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये। हम यहाँ पे जो कंट्रोल रूम हमारे बने वहाँ पता चल जाएगा कि हमारे जो जलीय सीमा है उसमें कौन सी चीज़ घुस रही है, ठीक है। और ये किससे पता चलता, सैटेलाइट से पता चलता। तो इंडिया ने खुद का सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसका नाम है अपना IRNSS नाविक। क्या नाम है, नाविक, ठीक है। और किसने डेवलप किया है, ये अपने इसरो ने डेवलप किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, याद रखना आप, IRNSS, ठीक है। इसको मैं दोबारा देख लेते हैं हम, IRNSS, ठीक। इसका नाम क्या है और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, नाविक। तो अपनी इंडिया अब खुद का सैटेलाइट सिस्टम यूज कर रहा है। अभी ये पायलट प्रोग्राम है और कुछ दिन बाद ये परमानेंट हो जाएगा। अब मतलब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं रहा, जो IMO और WWRN, मतलब हम फ्री अपना एक ऐसे कंट्री हो गए जिसके पास नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो नाविक का जो फुल फॉर्म है वो भी आप इसका नाविक का और इन दोनों का फुल फॉर्म देख लें पहले। I फॉर इंडियन या इंडिया रीजनल, क्षेत्रीय रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक। और नाविक का फुल फॉर्म नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है।
ये इसके फुल फॉर्म हो गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया खुद एक ऐसा देश बन गया है जो उसकी अपनी जलीय सीमा में कोई यदि आता है तो खुद मतलब वो पता कर लेगा, मतलब दूसरे पे निर्भरता उसकी ख़त्म हो गई। किसके बाद पहला ऐसा देश कौन था जिसके पास ये सिस्टम था? अमेरिका थी, ठीक है। अमेरिका के बाद अपना चाइना था, रसिया था, अब इंडिया के पास भी ये अपना सिस्टम हो गया है जिसका हमने नाम क्या रखा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था नाविक, ठीक है। और किसने डेवलप किया ये सब पूरा कार्यक्रम? इसरो ने डेवलप किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात याद रखना, इसमें कितने सैटेलाइट काम कर रहे हैं? 8 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी और 5, ठीक है। इधर देख लेते हैं हम कितने सैटेलाइट काम कर रहे हैं। 8 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट? 8 सैटेलाइट इसमें काम कर रहे हैं। और 8 में से 3 कौन से हैं? जियो स्टेशनरी, ठीक है, भूतलीय, जो अपने पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 24 घंटे में। और 5 कौन से हमारे हैं? जियो सिंक्रोनस। और ये 5 और 3 वाला क्वेश्चन अपना यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में आ चुका है। और मान लो जीडी में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है जीडी का, ये मत समझना कि मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ लो कि जीडी भी कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आपको पीसीएस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी अगर एसएससी सीजीएल या जीडी के लिए आप जीएस तैयार कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकप्रिय नृत्य लाहो, ठीक है। लोकप्रिय नृत्य यानी कि हम सभी, लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लाहो हमारा किससे संबंधित है? मेघालय से। किससे संबंधित है? मेघालय से, ठीक है। कौन सा? लाहो, ठीक है, लाहो है। और कौन सा? बागला भी से यहीं का है, मेघालय का। बिहार का हम लोग नृत्य देख लें, एक कौन सा नृत्य? जटन। हरियाणा का नृत्य हम लोग झूमर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश रामलीला कजरी, ठीक। और आप याद रखना जो अपना गरबा है, गरबा याद रखना, गुजरात का नृत्य। कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। तो आप कहेंगे कि गरबा हमने बीच में क्यों पहल दिया? क्योंकि जो गरबा है गुजरात का, इसको ITH यानी कि इंटेंजिबल ICH यूनेस्को का प्रोग्राम होता है। ये यूनेस्को आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNO की एक क्या पार्ट है, भाग है उसका। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अमूर्त, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत, अमूल विरासत टैग, ठीक है, अमूल सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2022 में इसके लिए नामांकित किया गया था। किसको? गरबा को। इसीलिए आपको याद रखना। चलिए बढ़िए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है। कोविड-19 कोरोना के लिए वैक्सीन, आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, चक्रवाती तूफान बचाव अभियान, पर्यावरण अपराधों के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है। तो उसमें आपको देख के समझ में आ रहा होगा ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन यानी अभियान, इनसे और योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, इनको हम करंट में करके चलेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन थंडर 2020 जो है ये आपका संबंधित है पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है। इसके लिए आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरणीय, जो पर्यावरणीय अपराध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, ठीक है। तो इंटरपोल के मुताबिक पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन थंडरबोल्ट 2020 में चलाया गया था और ये 14 सितंबर से 11 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप संरक्षित वन्य जीवों और वानिकी नमूनों उत्पाद की बड़ी बरामदी हुई। मतलब वन्य जीवों के खिलाफ या फिर वन के खिलाफ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी की गई थी इसमें, दुनिया भर में गिरफ्तारी, क्योंकि इंटरपोल था ना, ये इंटरपोल, ठीक है।
मतलब इंटरनेशनल पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये करंट का क्वेश्चन है और करंट में जो ऐसे क्वेश्चन है अभियान योजनाओं से जो इंटरनेशनल लेवल से, जीडी की आप समझ रहे होंगे, जीडी की जीएस कितनी मतलब बढ़िया है, टफ सी है, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो आप कर सकते हैं 10-15 क्वेश्चन आराम से इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन देखते रहें और करते रहें। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल टॉपिक आप टच कर पाएंगे, और नहीं तो उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे फिर आपको क्वेश्चन बहुत ही कम मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, उन्हें हम कहते हैं जरायुज। यानी कि ये क्या है, एक प्रजनन की विधि है। क्या है, प्रजनन की विधि है। और इसमें क्या होता है, जो बच्चों के भ्रूण का विकास, जो बच्चे होते हैं बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, और विखंडनशील प्रक्रिया, ये आंसर हो गया आपका जरायुज। विखंडनशील मतलब ये जो यूनिसेलुलर्स हैं उनमें होता है, अमीबा में होता है। इसमें क्या है, विखंडन, जैसे एक ये है पार्ट और ये टूट के दो बन गए। ठीक है, ये विखंडनशील प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अंडज मतलब, ठीक है, तो ये आपने देखा जरायुज। जरायुज मतलब प्रजनन की एक प्रक्रिया है और इसमें जो बच्चे होते हैं इसमें क्या होता है, जो मादा होती है बच्चों को बच्चे के रूप में जन्म देती है, और अंडज में मतलब बच्चा जो होता है अंडा के रूप में पैदा होता है। ठीक है, और अंड जरायुज मतलब, अंडज मतलब जो अंडे देते हैं, अंडज मतलब अंडे देने वाले। ठीक है, और अंड जरायुज मतलब अंडे में बच्चे का पलना, अंडे में बच्चे का पलना। ठीक है, यानी कि जो बच्चे अंडे से हैचिंग से पैदा होते हैं, जैसे मुर्गी, तो वो किस में आएंगे, अंड जरायुज में। ठीक है, मुर्गी हुआ, रेप्टाइल्स में जैसे सांप हुआ, ऐसे। ठीक है, और जो बच्चे देते हैं वो किस में आएंगे, जरायुज में। तो ये तो हो गई अपनी बायो से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। तो आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का विजेता कौन है। तो ये कौन था, ये थी अपनी रानी रामपाल। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को उस समय दिया गया था। तो ये तो उस समय करंट का था 2019 में। तो अब हमें देखना है 2000, एक बार हम देख के चलते हैं 2022 में किसने जीता है। ठीक है, तो ये भारतीय गोलकीपर हैं, एक भारत के गोल कीपर। ठीक है, PR राजेश, PR राजेश जी, इन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया है। ठीक है, 2019 में रानी रामपाल जी को मिला था, ये भी भारतीय थी। 2022 में 3 साल बाद यानी कि PR राजेश जी को मिला है, जो ये भी भारतीय हैं और ये भारत के गोलकीपर हैं हॉकी टीम के। ठीक है, तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं 20 क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन जो मिलेंगे अगली क्लास मिलेंगे, और आपको वीडियो देखने के बाद जो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसी है, क्या सुधार करना है, ये चीज़ें आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, इससे क्या हमें पता चलेगा क्या सही से बताना और कुछ चीज़ें बताना, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देना कम देना। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।